कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुजाता जी आपसे सवाल है, ये आलोचकों और रचनाकारों के बीच ये 36 का आंकड़ा क्यों रहता है? क्यों एक दूसरे से उलझे रहते हैं, एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं? इसकी मुख्य वजह क्या मानती हैं आप? आपने जो विषय रखा है आलोचक और रचनाकार का संबंध, वाकई बहुत मजेदार है। और मैं बार बार कहती हूँ, कलम एक सत्ता है, आलोचक के पास भी है और रचनाकार के पास भी है। लेकिन एक दंभ आलोचक में रहा है बनाने बिगाड़ने का लेखक को। एक उदाहरण से मैं अपनी बात कहती हूँ। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी सुभद्रा कुमारी चौहान के बड़े प्रशंसक थे, और ये अक्सर होता था कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा की तुलनाएं की जाती थी, बहुत तुलनाएं की जाती थी। तो वो लिखते हैं कि उन दोनों की कविता में फर्क ये है कि सुभद्रा कुमारी चौहान पहले नारी हैं और उसके बाद कवित्री हैं, महादेवी वर्मा पहले कवित्री हैं फिर नारी हैं। तो इस तरह की बात वो कहते हैं। एक जगह रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की बहुत तारीफ कर रही थी, और ये बात पढ़कर सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत खुश होती हैं कि जिन्हें मैं पसंद करती हूँ वो मेरी तारीफ करती हैं। इसी प्रसंग में ये बात जुड़ी हुई है कि सुभद्रा जी की बिटिया सुधा चौहान ने उन पर एक किताब लिखी, जिसमें वो बताती हैं कि केशव प्रसाद पाठक, अगर मुझे नाम ठीक से याद आ रहा है तो, उनके घर बहुत आया करते थे और बहुत प्रखर तरीके से बात किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम कविताएं लिखना छोड़ दो, तुम्हारी कविताओं में कला की कमी है, वगैरह वगैरह और तमाम बातें। और वो बताती हैं कि इन सब आलोचनाओं का असर ये हुआ कि अपनी कविता पर से उनका भरोसा खत्म होता गया और धीरे धीरे वो सिर्फ कहानी लिखने में चली गई। तो ये असर है आलोचक का कि वो लेखक को इस तरह से संशय में डाल सकता है। और तमाम उदाहरण आज के समय में भरे पड़े हैं जब पूरे स्त्री लेखन को आलोचना ने एक लेखकीय संशय की स्थिति में डाल दिया है। ये वो सत्ता है जिसको आप पुरुषसत्ता भी कह सकते हैं, और कलम की सत्ता पुरुष के हाथ में रही है। इस वजह से भी ये हो सकता है कि बार बार जो आलोचनाएं स्त्री लेखन की जाती रही, मैं इसमें आदिवासी लेखन को, दलित लेखन को भी शामिल करती हूँ, कि जो आलोचनाएं की जाती रही उनके मानदंड कहीं और स्थापित होते रहे और कुछ गिने चुने टूल्स के सहारे सारे लेखन को मापने की कोशिश की गई। और इस तरह से एक ऑथरशिप एंजाइटी, एक लेखकीय हड़बड़ी की सी स्थिति उन लेखकों में देखने को मिलती है। और तमाम, आप जानते हैं साहित्य में जितनी सत्ताएं काम करती हैं, उन तमाम सत्ताओं का असर लेखन पे किस किस तरह से पड़ता है। जी, तो अच्युतानंद जी, एक तो आलोचक का दम, दूसरा आलोचक की सत्ता, ये दोनों मिलकर साहित्य में जो भूमिका निभा रहे हैं उसको लेकर रचनाकारों में बहुत ज्यादा असंतोष, उद्वेग देखने को मिलता है। क्या सचमुच में आलोचक इस तरह के हैं या रचनाकार उनको इस तरह से देखते हैं? बहुत सारे रचनाकारों को लगता है कि उनकी रचनाओं का सही ढंग से आकलन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आलोचक, या आलोचक बहुत तरह के पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों से ग्रस्त हैं। कई बार यह भी कहा जाता है कि वो अपने लेखक, अपने रचनाकारों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। क्या ये तमाम चीजें हैं जो इस संबंधों को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है? मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाऊंगा। हम अभी सुजाता जी बहुत अच्छी बात कर रही थी और वो रचनाकार और आलोचना के संबंधों को लेकर, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आलोचना की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, रचना हजारों सालों से दुनिया में लिखी जा रही हैं, तमाम नाटक, कविताएं, फिर गद्य की शुरुआत होती है। ये जो आधुनिकता की शुरुआत है, मतलब हम कहें 18वीं सदी के आसपास, वहां से आलोचना की जरूरत महसूस हुई। और आलोचना का संबंध सिर्फ साहित्य से नहीं है। आलोचना इस रूप में शुरू भी नहीं हुई। दरअसल आधुनिकता के आने के साथ बहुत सारी पब्लिक स्पेसेस, बहुत सारे पब्लिक स्पेस बने, लाइब्रेरीज बने, कॉफी हाउसेस बने, सैलून बने, पार्लर बने, और इन जगहों पर लोग सत्ता के प्रति, ताकत के प्रति, सरकार के प्रति खुली आलोचना करते थे।
तो ये एक आलोचना की संस्कृति है जो जहाँ से वो आरंभ हुई, और फिर वो साहित्य के बारे में भी और साहित्यकार के बारे में भी, साहित्य अपने आप में एक ताकत बनती है और उसके बारे में भी। तो ये एक जो परस्पर संस्कृति विमर्श है वो आलोचना का काम है। उसमें साहित्य भी है। अब जैसे मैं कहूँ कि हमारे यहाँ संगीतकारों पर बहुत किताबें हैं, लेकिन संगीत के बदलते रूपों पर किताबें आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी। जैसे हम अगर मैं ये समझना चाहूँ कि मोहम्मद रफ़ी से मीका तक हम भारतीय फ़िल्म संगीत में कैसे आते हैं, तो ये काम हिंदी आलोचना का होना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो जो आप जिस झगड़े की बात कर रहे हैं, उसका बड़ा कारण ये है कि हिंदी आलोचना बहुत हद तक हिंदी कविता कहानी तक महदूद है। उसके आगे का दायरा उसने अभी तक विकसित नहीं किया है। पश्चिम में आलोचक और चिंतक अलग-अलग कोटियाँ नहीं हैं। जैसे अगर मैं फूको की बात करूँ या हैबरमास की बात करूँ या अडर्नो की बात करूँ, तो ये सब लोग आलोचक हैं, चिंतक हैं। हमारे यहाँ आप हिंदी के किसी आलोचक के बारे में बताइए, जो तमाम सांस्कृतिक विषयों पर खुलेआम या उसी तरह से लिखते हों, तो वो कोटि हमने नहीं बनाई। अगर जो जी कविता कहानी पर बात आलोचक नहीं है। तो जी, ये क्या एक आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे आलोचकों का ही विकास नहीं हुआ है? नहीं, मैं इस रूप में नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदी में जो आलोचना है और जो आलोचना की जो परंपरा जिसको हम समझते हैं, दोनों के बीच एक दुराव है या एक तरह का अलगाव है। हमारे यहाँ जो आधुनिकता आई वो बहुत टूटी हुई और बिखरी हुई तरह की आधुनिकता आई, और जो भी आलोचना आई वो उसका बहुत तेज़ी से संस्थानीकरण हो गया। जैसे अगर आप बताइए मुझे कि बगैर यूनिवर्सिटीज़ के हिंदी आलोचना की क्या स्थिति है? आप पाएँगे कि कविता कहानी तो यूनिवर्सिटी के बाहर है, लेकिन आलोचना यूनिवर्सिटी के भीतर है। तो ये जी जो यूनिवर्सिटी के भीतर का जो संघर्ष है जो है, वो भी एक सवाल है और मुझे लगता है इस पर भी नहीं, ये विचार तमाम करना सवाल हैं अच्युतानंद जी और वाजिब सवाल हैं। लेकिन अभी जो सवाल उठ रहा है, जो सुजाता जी ने भी उठाया कि क्या आलोचक की जो सत्ता है वो रचनाकार के साथ न्याय कर पा रही है या सत्ता का भोग कर रही है, या उस सत्ता का इस्तेमाल अपने को और अपनी पसंद के रचनाकारों को स्थापित करने के लिए कर रही है, और जो पसंद के नहीं है उनको गिराने का काम भी करती है। नहीं, ये तो होगा ही, मतलब अंततः बिना किसी पूर्वाग्रह के कोई चीज़ नहीं लिखी जाती। मतलब जैसे सुजाता जी भी लिख रही हैं, तो उसमें भी उनका कोई ना कोई आधार होगा, मैं भी लिख रहा हूँ, तो मेरा भी कोई आधार होगा। दिक्कत ये है कि उसको देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है? जैसे अगर हम किसी एक पूर्वाग्रह तो नहीं लेकिन पक्ष कहूँगी। हाँ, मेरा पक्ष है और आलोचना का स्त्री पक्ष है। तो पक्ष तो कोई होगा पक्ष आपका, वो जनता का पक्ष पूर्व होगा, पाठक का बिल्कुल पक्ष होगा। होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि वो पहले से पूर्व निर्मित है, इसलिए मैं पूर्वाग्रह कह रहा हूँ कि वो पहले से वो रचना में आलोचना करने से पहले वो पक्ष बना हुआ है, जिस भी रूप में हम उसको कहें। तो वो तो रहेगा। रचनाकार के पास जो एक खास तरह की अनिश्चितता है, वो आलोचक के पास वो अनिश्चितता नहीं है। ये 2 विधाओं का मामला है। लेकिन हिंदी में पिछले दिनों तकरीबन 40-50 वर्षों में इसके विपरीत भी उदाहरण हमने देखे हैं। बहुत सारे रचनाकार हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हुए हैं। तो ये जो एक नया रूप दिखता है, स्वयं सुजाता जी आलोचना भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं, उपन्यास भी लिखती हैं। तो ये एक रचनाकार आलोचक, ये जो द्वंद आप जिस द्वंद की बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति के भीतर का भी द्वंद है। एक आलोचक जब रचनाकार है, एक आलोचक जब आलोचना लिखता है, तो वो इन 2 चीज़ों के बीच में कैसे संघर्ष करता है। मुक्तिबोध हमारे यहाँ इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो ये भी एक सवाल है कि हम कैसे इसको देखते हैं। सुजाता जी, अच्युतानंद जी से बात करके मुझे लग रहा है कि ईमानदार आलोचना शायद संभव नहीं है। आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, अपने अपने स्वार्थ हैं। क्या इन परिस्थितियों में कोई आलोचक ईमानदारी से किसी रचना को की समीक्षा या आलोचना करने की स्थिति में है? 2-3 बातें कहना चाहूँगी मुकेश जी। एक तो ये कि जब मैं काफ़ी समय से कह भी रही हूँ, मुझे हिंदी में कोई आलोचक नाम की कोई संस्था दिखाई नहीं दे रही इन दिनों। बहुत सारे नाम गिनवा समीक्षक मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी पसंद की कृतियों पर कुछ टिप्पणियाँ लिखते हैं, मतलब टिप्पणीकार ज़्यादा हैं, समीक्षक ज़्यादा हैं। आलोचक जैसी संस्था मुझे नहीं दिखाई देती, जो हिंदी में लेखन में आने वाली नई प्रवृत्तियों को देखने की समझ जिसमें हो, या जिसमें ये जज़्बा हो कि हाँ, हम इन नई प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश करें या समझाने की कोशिश करें। एक तो ये चीज़ है।
दूसरा, ये अगर आपके पास आलोचना का कोई वैचारिक आधार नहीं होगा तो फिर यही सब होगा। आप उसको ईमानदारी कह रहे हैं, मैं मतलब ईमानदारी ऐसा शब्द मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगी, मैं कहूंगी वैचारिक आधार अगर आपके पास नहीं है, अगर आप ये नहीं बता सकते। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बात बताती हूँ, नीलेश रघुवंशी का भी जो संग्रह आया पिछले साल शायद 2020 में, तो खिड़की के पार शायद यही संग्रह का नाम है। तो वो उस संग्रह के विषय में, संग्रह के बारे में एक आलोचक लिखते हैं कि ये स्त्रीवाद के खांचों में, बंधे बंधाए खांचों में नहीं है। अब दिक्कत यही है कि आप किसी कृति पर लिखते हैं और इस तरह का एक स्टेटमेंट दे चले जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कभी पाठक को कि कौन सा है वो खांचा बंधा बंधाया स्त्रीवाद का, क्योंकि स्त्रीवाद कभी पढ़ा नहीं। आलोचकों ने कभी कोशिश नहीं की कि इतना सारा स्त्री लेखन जो आज जिसके लिए कहा जाता है स्त्री लेखकों की बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आ गई तो उस फिनोमिना को, उस प्रक्रिया को समझिए तो सही कि ये क्यों हो रहा है। उस लेखन को जो आपके सामने स्त्री लेखन के नाम पर मौजूद है, उस पर फतवे जारी किए जा रहे हैं कि ये बंधे बंधाए खांचे में है, नहीं है, स्त्रीवाद के खांचे में नहीं है, या फला या ढिमका। आप कभी अपनी आलोचना के, मैं फिर कहूंगी मैं उसको आलोचना क्या ही नहीं रही, उन समीक्षाओं के कोई आधार हैं क्या कोई वैचारिक आधार है, कोई प्रतिमान है, कोई आलोचना दृष्टि है जी, जिन पर इन सबको परखा जा रहा है? अगर नहीं होगी तो वो तमाम दिक्कतें आएंगी जिनको आप कह रहे हैं कि ईमानदारी के बिना किसी आलोचना की किसी कृति को नहीं परखा जा सकता है। तो कोई आलोचना दृष्टि तो अपना एक आलोचक एक विकसित करेगा जिसके आधार पर वो कृतियों को देखेगा। उसको आप जैसे मैं उन शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखती, आप उसको पूर्वाग्रह कह लीजिए, आप उसको ईमानदारी की कमी कह लीजिए, फलाना ढिमकाना कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर उसके पास वैचारिक दृष्टि नहीं है तो ये सारे शब्द हमारे विमर्श में, हमारी बातचीत में आएंगे ही आएंगे। जी, हमारे साथ समालोचन वेब पत्रिका के संपादक अरुण देव भी जुड़ गए हैं। अरुण देव जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए आप। जी, मेरा सवाल ये है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं आलोचक और रचनाकार के संबंधों में, अभी जो प्रश्न उठा सुजाता जी के उत्तर से कि क्या हमारी आलोचना में वो वैचारिक आधार है या वो आलोचना दृष्टि है या आलोचना के जो प्रतिमान होने चाहिए उनके या हैं, या उन्हें जो उपकरण होना चाहिए वो हो रहा है, और इसलिए जिस तरह की आलोचना हम उम्मीद करते हैं आलोचना का स्तर वो हिंदी में है ही नहीं। मुकेश जी, बहुत आभार आपका कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, रचना और आलोचना का, रचना और रचनाकार और आलोचक का जो संबंध है, थोड़ा इस पर समझना चाहिए हम लोगों को कि वास्तव में इसका संबंध है क्या। रचनाकार जहां से अपनी चीजें लेता है, रचनाकार अपनी चीजें समाज से लेता है। समाज से वो जिस प्रक्रिया में ग्रहण करता है, शब्द, उसका अर्थ, संवेदना, उसकी विचारधारा और भी तमाम, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो आलोचना का काम इस प्रक्रिया पर रोशनी डालना। रचनाकार की रचना की व्याख्या करना भर उसका काम नहीं। रचना की व्याख्या करते हुए रचना की जो पूरी प्रक्रिया है, जो एक संघर्ष है, जिसको आप आत्म संघर्ष भी कह सकते हैं, उसको आप रचनाकार का खुद रचनात्मक संघर्ष कह सकते हैं, उस संघर्ष को समझना और उसको दिखाना भी आलोचक का काम पहला। दूसरा ये है कि आलोचक केवल रचनाकार की अर्थवत्ता के साथ ही नहीं, उसकी सार्थकता के साथ जूझता है, और जब वो उसकी सार्थकता देखता है समाज में, तो वो उसका एक पुनर्मूल्यांकन भी करता है। और एक अच्छा आलोचक एक अच्छे रचनाकार की परंपरा को भी देखता है। अगर किसी ने राम की शक्ति, राम पर कोई अरुण देव महाकाव्य लिखा या ग्रंथ लिखा, सवाल ये है अरुण देव जी, सवाल ये है कि अगर ये सब नहीं हो रहा है तभी ये झगड़े हो रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, इसलिए रचनाकार और आलोचक के संबंध स्वस्थ नहीं है।
हम्म, जी। तो अब इसमें जो तैयारी होनी चाहिए आलोचक की और ईमानदारी होनी चाहिए आलोचक, वो उसकी कमी दिखती है। रचनाकार की रचना को परखते हुए, उसकी विचारधारा को देखते हुए आलोचक को की जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी हिंदी में कम है। और आलोचक केवल रचना केंद्रित ही नहीं होता है, आलोचना खुद अपने आप में एक रचना है। तो इसके लिए एक सिद्धांत की भी आपको जरूरत पड़ती है। बिना किसी एक सिद्धांत को बनाए और बिना किसी सिद्धांत निरूपण किए हुए आप एक बड़े आलोचक नहीं बन सकते। एक कोशिश आचार्य रामचंद्र शुक्ल में दिखती है, उसके बाद थोड़ी बहुत कोशिश हुई है, लेकिन आज भी हिंदी में कोई मुकम्मल आलोचक नहीं है जिसने कोई अपना सिद्धांत शास्त्र बनाया हो या जिसने कोई कसौटी के नए प्रतिमान गढ़े हो। तो ये रचना केंद्रित जो आलोचना हमारे वहां है, उसकी ये परिणति है कि आज हम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां हम रचना में भी अब हम ठीक से उसे भी नहीं देख पा रहे हैं, रचनाओं को भी हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। जी, तो अच्युतानंद जी, ये सिद्धांतों की कमी, प्रतिमानों की कमी, दृष्टि में दोष और फिर साहित्य की अपनी राजनीति है, अपनी खेमेबंदियां हैं, अपने मठ हैं, मठाधीश हैं, क्या ये सब भी आलोचक के साथ साथ चल रहे हैं और इसलिए ये संबंध जो है कड़वाहट भरे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लें। एक चीज बहुत दिलचस्प है कि अभी हम रचना और आलोचना को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सारी बात आलोचना के बारे में ही हो रही है। ये भी एक सवाल है कि अंततः रचना और आलोचना का संबंध एक आयामी तो नहीं होगा, ये एक द्विआयामी संबंध होगा। और अगर रचना का वो आयाम नहीं है तो आलोचना क्या करेगी? यानी हम सारी जिम्मेदारी अगर आलोचक की तरफ रख देंगे, और जैसा कि अरुण देव जी कह भी रहे थे कि आलोचना स्वयं में एक रचना है, तो अगर आलोचना का संकट जो है वो रचना का संकट भी, और आलोचना के बारे में बात करना रचना के बारे में भी बात करना है। और अगर इस संबंध की आप बात करें तो ये संबंध का संकट जो है वो रचना में आई गिरावट या रचना में आए सवाल जो है उससे भी जुड़ता है। दिक्कत ये है कि हम सब इस तरह से मान लेते हैं कि जैसे आलोचक कोई जज है और उसने कुछ फरमान सुनाया और उसके आधार पे सारे निर्णय हो गए। ऐसा होता नहीं है। और आलोचना का काम सिर्फ साहित्य का मूल्यांकन नहीं है। और समाज में अगर बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं, समाज में बहुत सारी चीजें परिभाषा देने की जरूरत है। जैसे हम अपने समय के बारे में सोचते हुए ये बात नहीं करते कि भाई हम ये 2000 साल या 3000 साल जो भी हम हैं, ये बीच में चीजें टूटती भी हैं, हम उस परंपरा के टूटने के बाद नई स्थिति, इसको लेकर बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि हिंदी में जो आलोचना का सबसे बड़ा संकट है वो है एक औपनिवेशिक दास्तां के बाद जो एक समाज बना हुआ है, उस समाज में सब कुछ आयातित है, ज्ञान की सारी चीजें आयातित हैं और हमने उसी आईने में सब कुछ को उसी तरह विकसित करना चाहिए। लेकिन जो समाज के भीतर आंतरिक दबावों से जो स्वतःस्फूर्त विकास होता है जिन चीजों का, वो चीजें हमारे यहाँ विकसित नहीं हुई हैं और इसलिए ये समस्याएं हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी, तो सुजाता जी, एक तरह से अच्युतानंद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी आलोचना में दिक्कतें हैं, उसकी सीमाएं हैं, लेकिन रचनाकारों की भी अपनी सीमाएं हैं। रचनाकार ये नहीं स्वीकार करते हैं। भाई, सारे रचनाकार अपेक्षा करते हैं कि आलोचक उनकी रचनाओं के बारे में अच्छा अच्छा लिखें, लेकिन सारे रचनाकार अच्छे नहीं हो सकते, सारी रचनाएं अच्छी नहीं हो सकती। और जहां आलोचना होगी, रचनाकार बोलेगा आलोचक राजनीति कर रहा है, दंभ से भरा हुआ है, वगैरह वगैरह। नहीं, ये थोड़ा सा हम मतलब एक जो आपने पहले बात की थी झगड़े वाली, मेरे दिमाग में वो अटकी हुई है अभी भी। मुझे एक्चुअली आप झगड़ा देख रहे हैं, मुझे झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा। और जिस जो साहित्यिक अर्थ में जिसको आलोचक और लेखक का या रचनाकार के बीच में जो झगड़ा आप कहते हैं कि हो रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है वो होना चाहिए। मैं किस अर्थ में कह रही हूँ, अगर रचनाकार ये महसूस करता है कि उसकी रचना को या उसके समय की रचना को समझा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, मूल्यांकन उसका नहीं हो पा रहा है, तो उसका ये भी काम है कि वो लिख के बताता है। मुक्तिबोध ने लिखा, महादेवी वर्मा लिखती हैं, प्रसाद लिखते हैं, तमाम ऐसे लेखक आपको दिखाई देंगे जिन्होंने लिख के बताया। मतलब
जो नई कविता के साथ कवि आते हैं, तार सप्तक के जो कवि आते हैं, वो तो अपनी कविता से पहले ही आत्मकथ्य देते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाह या मैं ये कहना चाह मैं कविता इसलिए लिख रही हूँ या इसलिए लिख रहा हूँ। तो एक ये चीज की कमी जो मैंने अपनी किताब में भी इसकी तरफ इशारा किया है बार बार, कि ये काम भी रचनाकार को करना होता है, कि उसको समय समय पर बताना होता है कि उसकी रचना की जमीन क्या है, वो कहाँ खड़ी है रचना। एक तो ये झगड़े वाला जो बिंदु है, ये एक बहस रचनाकार के बीच में और आलोचक के बीच में, आलोचना और रचना के बीच में ये होना स्वस्थ है, ये कोई खराब चीज नहीं है। जिसको आप झगड़ा कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वो किस अर्थ में, कौन सा वाला आप झगड़ा कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये संवाद की जरूरत ठीक है, संवाद हो रचनाकार और आलोचक के बीच में, ये जरूरी है, लेकिन संवाद जब कड़वाहट टकराहट जैसे भी हो सकते हैं, हाँ, मुझे लगता है उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उससे भी कोई बुरा नहीं है, वो अच्छा ही है, शुभ ही है कि इस तरह की चर्चाएं होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक कृति है, उस कृति पर बहस हुई, एक आलोचक ने कुछ लिखा, उसको काटते हुए दूसरे आलोचक ने कुछ लिखा, या उसके जवाब में रचनाकार ने, ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं है। तो अगर आप इसको झगड़ा कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये झगड़ा तो शुभ है, ये होना चाहिए, हम ये पाठक के लिए बहुत फायदेमंद है। आपका दूसरा जो सवाल था उसी पर मैं अब आ रही हूँ। जैसे क्यों ये चुनौती क्यों है आलोचना के सामने, या चुनौती क्या है आलोचना के सामने इस समय, कि रचना किसके लिए लिखी जा रही है? पाठक के लिए। लेकिन आलोचना क्या अपने से ये सवाल पूछ रही है कि तुम किस लिए हो? आलोचना हम किस लिए लिख रहे हैं? आलोचक किसके लिए लिख रहा है? क्या लाइब्रेरी में बंद हो जाने के लिए, या कुछ 4-5 शोधार्थियों के लिए, या किसी एक खास समूह के लिए? अगर रचना पाठक के लिए है तो आलोचना पाठक के लिए क्यों नहीं है? यह आलोचना की इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है कि एक पाठक जब एक कृति को पढ़ता है, वो चाहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ समझने को मिले। जैसे जो पहले मैंने उदाहरण दिया था नीलेश रघुवंशी की कविता पर, कि किसी आलोचक ने लिखा कि इनका ये जो संग्रह है, ये स्त्रीवाद के बंधे बंधाए खांचों में नहीं है। तो अब ये पाठक इसको कैसे समझे? क्या ये आलोचना पाठक के लिए है? मेरा सवाल ये है आलोचना से। तो अगर रचना के सामने ये समस्या है कि वो पाठक से संवाद कर रही है कि नहीं, वो पाठक के लिए है कि नहीं, तो आलोचना के सामने भी ये बहुत बड़ा सवाल है आज कि वो पाठक के लिए है कि नहीं है, वो किन के लिए है। तो उस पाठक को शिक्षित करना जिसके लिए आप ये वाक्य लिख रहे हैं, अगर पाठक के लिए ही लिख रहे हैं ये वाक्य कि ये स्त्रीवाद के खांचों में नहीं है, तो कम से कम उसको ये बताइए तो सही कि कौन सा है वो खांचा स्त्रीवाद का, या वो कौन सी रूढ़ी है, या वो क्लीशे क्या है जिसको कहा जाता है ना, ये क्लीशे कविता नहीं है, क्या है? तो फिर ये क्या है? ये चीजें कौन समझाएगा? इन सवालों का जवाब आलोचना नहीं देगी तो कौन देगा? तो मेरा मानना यह है कि इस समय जो आलोचना की सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि उसे भी पाठक को केंद्र में रखना होगा। वो किसके लिए लिखी जा रही है, उसको अपने से ये सवाल पूछना होगा, क्योंकि पाठक भी जैसे किसी कृति को कोई पाठक पढ़ता है तो वो उसमें झांकने की कोशिश करता है कि इसमें मैं कहाँ हूं, मेरा समाज कहाँ है, इस कृति में मेरे लिए क्या है। तो क्या ये सवाल आलोचना के सामने नहीं आएगा? आलोचना पढ़ते हुए क्या पाठक को ये सवाल नहीं आएगा कि इस आलोचना में मेरे लिए क्या है? एक कवि ने एक चमकती हुई पंक्ति लिखी और उस चमकती हुई चमत्कारिक पंक्ति में से खुरच के सच निकालना, इस प्रक्रिया में पाठक की दृष्टि को सामने रखना, पाठक की मदद करना, ये फिलहाल मुझे लगता है आलोचना के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जो मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है उसके सामने कि मैं किस लिए हूँ, आलोचना किस लिए लिखी जा रही, किसके लिए लिखी जा रही है। अर्चना जी, क्या ये सवाल, इसको आप इस तरह से देखते हैं कि आलोचना का संबंध, आलोचक का संबंध रचनाकार के साथ ही नहीं, पाठक के साथ भी बनना चाहिए, पाठक के बीच जो अंतराल है उसको भी पाटा जाना चाहिए, और जब ये त्रिकोण बनेगा तब शायद उसमें बेहतर संतुलन दिखाई देगा। ठीक है बात, लेकिन पाठक को भी हम सीधे नहीं हमें समझना होगा कि रचना के पाठक और आलोचना के पाठकों के बीच में एक स्तरीयता का फर्क है। जो यूनिवर्सिटीज में आलोचना एक नई विधा है, मैंने शुरू में कहा, रचना विद्यापति की कविताएं किसी आलोचना के तहत नहीं लिखी गई थी, या किसी आलोचक 16वीं शताब्दी में 14 रचनाएं हजारों सालों से लिखी जा रही हैं। आलोचना एक आधुनिक विधा है
और दुनिया में जब संस्थाएं बनाई गई, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, कॉलेज बनाए गए, वहां से आलोचना की शुरुआत होती है और एक दूसरा हिस्सा उसका सामाजिक आलोचना का है। तो ये हमें स्वीकार करना होगा कि रचना की जो गति है, आलोचना की ठीक ठीक वही गति मान लेना, ये एक तरह का सरलीकरण है। मतलब मैं इसको सरलीकरण मानता हूँ। और इस रूप में हम सीधे देखेंगे कि आलोचना वही उसी तरह से पढ़ी जाए जिस तरह से किसी रचना को पढ़ा जाता है। तो ये अपने आप में एक चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करना होगा। ये ठीक वैसे नहीं होता है। और ये जरूर मानना चाहिए कि आलोचना को, रचना को, जैसा कि सुजाता जी ने कहा कि एक रोशनी दिखाने का काम, स्पष्ट करने का काम, लेकिन उसके बाद आलोचक जो है वो पाठक तैयार करता है और वो पाठक जो है वो कई स्तरों में फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। यानी आलोचना के बाद एक फिर दूसरे स्तर की आलोचना, फिर दूसरे से तीसरे स्तर की आलोचना, ये जो आलोचना का एक क्रमिक विकास है पाठक के रूप में, ये इस रूप में होता है और ये पूरी दुनिया में हुआ है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से आलोचना का अर्थ सिर्फ साहित्य से संवाद या साहित्य से जोड़कर देखा गया है, बाकी चीजों के साथ उसका अभी तक संबंध विकसित नहीं हुआ है। और शायद जो सुजाता जी बार बार जिस चीज की ओर इशारा कर रही हैं, वो अपने आप में इसी सवाल को इंगित करता है कि हमने सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड रीडिंग जो है उसको मान लिया है कि वही आलोचना है। लेकिन जो सामाजिक सवाल हैं, जो स्त्री विमर्श का सवाल है, दलित विमर्श का सवाल है, या और भी तमाम तरह के जो मुक्तिकामी सवाल हैं, जो जरूरी सवाल हैं, जो साहित्य के टेक्स्ट से बाहर और टेक्स्ट से जुड़ते हैं, उन पर आलोचना कैसे काम करेगी। तो ये नई चुनौती है, नए सवाल हैं और इस पर निश्चित रूप से विचार करें। सुजाता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सिर्फ एक बात मैं ये कह रही थी कि जब स्तरीयता की आप बात करते हैं, एक तो मुझे जो मेरिट को लेकर आजकल बहुत हंगामा होता है, मुझे एक तो वो सुनाई देता है। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल गलत है धारणा कि अच्छी आलोचना या जिसको आप स्तरीय आलोचना कह रहे हैं वो आम पाठक के लिए नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं एक उदाहरण सिर्फ देना चाहती हूँ। 1970 में केट मिलेट ने अमेरिकन स्त्रीवादी हैं और उन्होंने अपना पीएचडी थीसिस जो उन्होंने अंग्रेजी के नॉवेल्स पे किया था, उसको द सेक्सुअल पॉलिटिक्स नाम से उनकी किताब है, वो छपी। आप यकीन जानिए रातों रात उस किताब की हजारों प्रतियां बिकी। टाइम पत्रिका आप जानते होंगे, टाइम के कवर पेज पर केट मिलेट आई। उसे फेमिनिज्म का बाइबल कहा गया। तो ये सरलीकरण है कि आप कहें कि आलोचना केवल एक खास कुछ खास विशिष्ट लोगों के लिए है। ये विशिष्टता आलोचना को तोड़नी होगी, नहीं तो आने वाले संकटों को और फिलहाल जो संकट हैं वो उनसे जूझ नहीं पाएगी। जी, अरुण देव जी, अंतिम प्रश्न मैं कर रहा हूं आपसे कि ये हम सारी बातें अभी आलोचकों और आलोचना पर केंद्रित हो गई हैं। रचनाओं का स्तर क्या है उसके, और रचनाकार का असंतोष की वजह क्या, ये कई बार ये होता है, बल्कि मैं इसको उलट कर कहूं तो बहुत सारे आलोचकों से बात करें तो आपको ये सुनने को मिलेगा, अच्छी रचनाएं लिखी ही नहीं जा रही, अच्छे उपन्यास, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं लिखी ही नहीं जा रही हैं। तो उनके लिए कैसे सकारात्मक आलोचना हो? क्या आलोचना का संकट रचना का संकट भी है? लगता है अरुण देव जी से हमारा जी अरुण देव जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। कहा यह जाता है कि अच्छी आलोचना के लिए अच्छी रचना का होना बहुत जरूरी। आलोचना खाद पानी रचना से ही आती है। हालांकि जो बड़ी आलोचना है उसका खुद का अपना एक स्वर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो रचना की मुखापेक्षी हो, लेकिन ये है कि ये भी है कि जब तक बड़ी रचनाएं नहीं होंगी, बड़े आलोचक नहीं होंगे, बड़ी आलोचना नहीं पैदा होगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हिंदी में आलोचना कर्म एक खतरनाक काम है। अगर आप किसी लेखक की, किसी कृति की आलोचना कर देते हैं तो ये बहुत संभव है कि आपके संबंध उससे हमेशा के लिए खराब हो जाए। तो ये एक व्यवहारिक दिक्कत है हिंदी में कि इसमें जो आलोचक हैं उनके लिए आलोचना का काम जो है वो किसी एक परिचित थे, वो कहा करते थे कि जो मेरी रचना का मित्र नहीं है वो मेरा मित्र नहीं। तो जिस भाषा में
ऐसे लोग हों जो ये कहें कि जो मेरी रचना का मित्र नहीं है वो मेरा मित्र नहीं है, तो उसमें आलोचना का काम कितना कठिन काम होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए हिंदी में जो आलोचना का अपना विकास है वो उस तरह का नहीं हो पाया जिस तरह का विकास हम दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में या और भाषाओं में हम देखते हैं। तो ये एक समस्या हमारे साथ है। जी, सुजाता जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ अरुण जी की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगी। वो जो कह रहे हैं कि ये जो रिश्ते बिगड़ने का डर है, बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, तो मुझे याद आ रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो पंक्ति, तो आलोचना करते हुए भी सबसे पहले वो ध्यान रखना चाहिए, किसी से ना डरो, गुरु से नहीं, मंत्र से नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। तो ये करोगे तो आलोचना कर पाओगे। जी, लेकिन ये बहुत कम आलोचक कर पाते हैं, ये भी वास्तविकता है। और बहुत सारी आलोचनाएं हम देखते हैं कि वो संबंधों, संपर्कों के आधार पर होती हैं, और रचनाओं का भी संकट है। आलोचना के संकट के साथ साथ हमें इसको इस नजरिए से भी देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस दिलचस्प बातचीत में हिस्सा लेने के लिए आप तीनों का। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।